ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे अगर फ्लक्स का मैं मीनिंग बताऊं तो फ्लक्स का मतलब होता है टू फ्लो। जैसे वाटर फ्लो कर रहा है तो वाटर फ्लक्स हो गया आपका, या कोई जगह है, कोई गेट है, उसमें से लोग एंटर कर रहे हैं, मतलब उसमें एंटर कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं उसे, तो फ्लक्स ऑफ पीपल क्रॉसिंग द गेट। ठीक है, तो उस तरीके से तो फ्लक्स हम पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा समझते हैं एरिया वेक्टर। अब तक आपने एरिया पढ़ा होगा, स्क्वायर का एरिया, ए स्क्वायर, रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो अब तक उसको स्केलर क्वांटिटी पढ़ा है। अब ध्यान से सुनना, एरिया को हमें ऐसा ट्रीट करेंगे यहाँ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो अब हम पहले एरिया समझते हैं कि एरिया, कि भाई एरिया होता क्या है। एरिया अब हमारा ट्रीट होगा वेक्टर। अब सिंस अगर एरिया वेक्टर होगा तो एरिया का मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो अब तक आप पढ़ते हुए आए हो वही मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन क्या होगा, सिंपल, ध्यान से देखना, ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है इसका एरिया, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, ये दिस इज डायरेक्शन। अब मेरा हाथ आपके सामने है तो इसके परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन। ठीक, तो जैसे अगर मैं एरिया वेक्टर को डिफाइन करूंगा तो ये हो जाएगा भाई हमारा कोई भी वेक्टर, एरिया इसके परपेंडिकुलर। जैसे एरिया पर मैंने वेक्टर लगा दिया तो मैग्नीट्यूड ए जो अब तक आप पढ़ रहे थे, और डायरेक्शन कितना हो गया इसका, एन कैप। बस इतना आपको याद रखना है कि जो एरिया होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। जैसे ये बोर्ड है, इसका एरिया वेक्टर तेरा, ठीक है भाई, ये एरिया वेक्टर। अब ये आपका एरिया वेक्टर आ गया। अब थोड़ा चलते हैं कि फ्लक्स क्या होगा, तो हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। जैसे मान लो कोई एरिया है, ये कोई एरिया है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से क्रॉस करके ये जा रही हैं। अब क्या होता है कि जैसे इस एरिया में से मान लो 4 फील्ड लाइंस जा रही हैं। अब मैं एक टर्म बोल रहा हूं, उसको ध्यान से समझना कि हमें इसमें एक चीज पता चलेगी। जैसे मैं अगर एक प्रोडक्ट निकालूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, ठीक है, अगर मैं इसका प्रोडक्ट निकालूं तो वो हमें बता देगा that will be proportional to the number of electric field lines passing through this area। कैसे? अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, ज्यादा फील्ड लाइंस पास करेंगी इसके। अगर एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा फील्ड लाइंस पास करेंगी, तो वो भी हो गया। यानी कि ये जो टर्म है ये हमें बताता है E इंटू ए, इट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया, और इसी टर्म को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं, फाई सिंबल बनाते हैं और ई लगा दे रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक वर्ड की वजह से फ्लक्स। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया। तो इसको मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल to the number of electric field lines through an area, passing through an area, passing भी लिख दे रहा हूं, passing through an area। ठीक है, तो भाई ये आपका फ्लक्स। अब मैं इसको डिफाइन कर दूं तो फ्लक्स कैसे डिफाइन हो जाएगा, तो फ्लक्स जो डिफाइन होगा, अब मैं फ्लक्स को डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान से समझना फ्लक्स कैसे डिफाइन होगा आपका। देखो अब फ्लक्स कैसे डिफाइन होता है, जैसे मान लो ये आपका कोई है, ठीक है, ये एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है डायरेक्ट इसको क्रॉस कर रहा हो या थोड़ा तिरछा हो, अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को तिरछा मान लेता हूं, ऐसे मान लेता हूं, और तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो फ्लक्स विल बी डिफाइंड एज ई डॉट ए, ध्यान से समझना, ई डॉट ए, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, सो ई डॉट ए विल बी ई ए कॉस थीटा, वेक्टर से आ गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, नंबर ऑफ फील्ड, इट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। बेसिकली इक्वल नहीं होता है, प्रोपोर्शनल होता है, जितना फ्लक्स ज्यादा है उतनी फील्ड लाइन ज्यादा क्रॉस कर रही है किसी एरिया को। ठीक, ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट होती है इस तरीके से। अच्छा, कैसी क्वांटिटी होगा, स्केलर या वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी होगा। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है फील्ड लाइंस कितनी क्रॉस हो रही है, ये थोड़ी बता रहा है किधर से क्रॉस हो रही है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बता रहा है।
तो स्केलर क्वांटिटी होगा। ऐसा ही यूनिट बता दो भाई, खुद ही बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। या जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बता दे रहा हूं कि किस तरीके से जैसे फ्लक्स कैलकुलेट होगा। तो देखो इसको, देखो भाई इसको देखो, जैसे अगर मैं बोलूं ये मान लो मेरे पास एक स्क्वायर है तो इसकी साइड मान लेता हूं 2 मीटर और ये भी मान लेता हूं मैं 2 मीटर। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके प्लेन से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब आपसे पूछा गया है कि भाई फ्लक्स बताओ, तो फ्लक्स बता देंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फ्लक्स इज E डॉट ए, फ्लक्स विल बी ई ए कॉस थीटा। अब ध्यान से देखना भाई, थीटा को 30 डिग्री मत ले लेना जो गिवन है। ये जो थीटा होता है वो किसके बीच में होता है, किसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ये रहा गिवन है, एरिया किधर होगा, परपेंडिकुलर। ये जो एंगल गिवन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन के बीच में गिवन है। हमें एंगल पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये परपेंडिकुलर है, ये 30 तो ये 60। तो हमें कौन सा एंगल लेना चाहिए, 60 डिग्री। तो यहां पे मैं कितना ले लूंगा, cos 60। अब मैं इसको सॉल्व, ठीक है। बस ये याद रखना कि एंगल जो होगा वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 5, एरिया स्क्वायर है 2 into 2 4, cos 60 हाफ, 2 to the 4 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आ गया भाई हमारा इलेक्ट्रिक, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक देख लिया। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं थ्रू एनी एनक्लोज सरफेस। पहले मतलब समझ लो एनक्लोज सरफेस का। एनक्लोज सरफेस का मतलब चारों तरफ से बंद सरफेस। ये जो जैसे मेरी ये मुट्ठी है तो ये एनक्लोज सरफेस है। तो अब इसमें क्या है, ये जो मुट्ठी है इसका एरिया कैसे होगा, अलग अलग। यहां पर सरफेस के परपेंडिकुलर, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, हर जगह इसके परपेंडिकुलर। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, हर जगह चेंज हो रहा है। यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, इस तरीके से। तो अब मैं कैसे निकालूंगा, तो मैंने मान लो ये कोई एनक्लोज सरफेस ले लिया, ये एनक्लोज सरफेस ले लिया। तो अगर अब एरिया वेक्टर हर जगह चेंज हो रहा है, तो जब चीजें वेरिएबल होती हैं तो हम किसका यूज करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, उसका निकाल लेते हैं और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां पे मैं ले रहा हूं छोटा सा वेक्टर, तो यहां पे मैंने क्या किया, छोटा सा एरिया ले लिया, तो सरफेस के परपेंडिकुलर। अच्छा, एक और चीज, कोई भी एनक्लोज्ड बॉडी होगी उसका जो एरिया वेक्टर है हमेशा बॉडी से बाहर लिया जाएगा, इट इज अवे फ्रॉम दी बॉडी। याद रखना, ये मेरी मुट्ठी है, अवे फ्रॉम दी बॉडी, अवे फ्रॉम दी बॉडी, अवे, अंदर मत कर देना उसके अंदर, इनसाइड दी बॉडी नहीं होता है, आउटसाइड दी बॉडी, अवे फ्रॉम दी बॉडी, ठीक। तो एरिया वेक्टर ले लिया मैंने। अब अगर मैं इसमें बोलूं यहां मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं ये छोटा सा एरिया मिला मुझे ए, तो मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए। तो मैं स्मॉल फ्लक्स की बात करूं तो स्मॉल फ्लक्स कितना आ जाएगा, फ्लक्स होता है ई डॉट ए, लेकिन आपने छोटा सा एरिया लिया है तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, ई डॉट डी। अब मुझे कैलकुलेट टोटल करना है तो मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, तो इट इज इक्वल्स इंटीग्रेशन ई डॉट डी। तो फ्लक्स कितना आ गया टोटल, तो इट इज इंटीग्रेशन ई डॉट डी। अच्छा, ये जो अब इंटीग्रेशन किया जाएगा ये पूरे लूप पर किया जाएगा, पूरे सरफेस पे किया जाएगा। सॉरी, लूप नहीं, मैंने गलत वर्ड यूज कर दिया, लूप अलग है, सरफेस अलग है। जैसे रिंग एक लूप है, स्फीयर एक एनक्लोज सरफेस है। याद रखना, 3D सरफेस एनक्लोज सरफेस होता है, रिंग एक लूप है। तो ये पूरे सरफेस पे अप्लाई होगा। ये मुट्ठी मेरी, जैसे इस तरीके से मैंने ये ऐसे किया, अब ये इस तरीके से लिया, तो इसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, इधर 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 इधर, हर तरफ एरिया वेक्टर। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं सरफेस। तो यहां पे इंटीग्रेशन कैसे होगा भाई, फ्लक्स इक्वल्स ई डॉट डी ए, दैट इज टोटल सरफेस पे हम उसका इंटीग्रेशन करें। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, क्या ये फ्लक्स पॉजिटिव हो सकता है, क्या ये फ्लक्स नेगेटिव हो सकता है, तो वो देखते हैं। अब देखो, मैं 3 केसेस ले रहा हूं। तो पहले तो ले रहा हूं, मान लो कोई एरिया वेक्टर, एरिया ये लूप है कोई, ये इस तरीके से, अगर फील्ड लाइंस ऐसी हैं, सरफेस के पैरेलल जा रही है, जैसे मान लो ये
ये मैंने मान लिया ये एरिया, ये लूप है मेरा हाथ, फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, क्या फील्ड लाइन इसको क्रॉस कर रही है? नहीं कर रही, तो फ्लक्स कितना काउंट होगा? 0। कैसे? मैं करके दिखा रहा हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके पैरेलल जा रहा है, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, फ्लक्स कैलकुलेट करोगे तो E डॉट ए आएगा, ई ए कॉस 90 डिग्री आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर ऊपर है, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा? 0। यानी कि जब फील्ड लाइन सरफेस के पैरेलल जाती हैं तो फ्लक्स कितना आता है आपका? 0। या फिर हम समझ सकते हैं, जैसे इसको मैं सिंपल अगर बताना चाहूं आपको, तो ये मेरा लूप है और फील्ड लाइन ऊपर से जा रही है, नीचे से जा रही है, बट इसको क्रॉस नहीं कर रही। जब इसको क्रॉस करेगी तो फ्लक्स काउंट होगा, लेकिन ऐसे जाएगी तो फ्लक्स काउंट नहीं होगा, तो यानी फ्लक्स 0 हो सकता है। अब क्या फ्लक्स पॉजिटिव हो सकता है? बिल्कुल। देखो ये मेरा एनक्लोज सरफेस है, अब मैं इस पे छोटा सा वेक्टर ले रहा हूं, ध्यान से देखना इसको, छोटा सा वेक्टर लिया मैंने डीए वेक्टर, बताया था एरिया वेक्टर एनक्लोज सरफेस है हमेशा बाहर की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो इनके बीच में एंगल आ जाएगा थीटा, तो ये एंगल आ गया थीटा। जब आप फ्लक्स कैलकुलेट करोगे तो E डॉट डीए ऐसे कैलकुलेट करोगे, तो इसको जब सॉल्व करोगे E डीए कॉस थीटा। अब खुद ही देख के बताओ थीटा यहां कैसा है? एक्यूट, 90 डिग्री से छोटा है, तो कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस थीटा कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो यहां पर जो फ्लक्स है आपका वो कैसा काउंट होके आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल अगर मैं आपको याद करवाऊं तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है किसी एनक्लोज सरफेस से तो उसका फ्लक्स पॉजिटिव होता है। याद करने का एक तरीका बता दे रहा हूं, जैसे आपका मन नहीं है क्लास लेने का, काफी बार ऐसा होता है आप क्लास से बाहर निकलते हो, क्लास खत्म हो जाती है तो बड़े खुशी से बाहर निकलते हो, ठीक है, तो यानी आपका फ्लक्स पॉजिटिव है। जैसे सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये बेचारा क्लास से बाहर निकल रहा है तो इसका फ्लक्स पॉजिटिव काउंट होगा, और मन नहीं होता तो क्लास में अंदर एंटर करना पड़े तो फ्लक्स कैसा आएगा? नेगेटिव। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर एंटर करेगी तो फ्लक्स कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो इस रिजल्ट को याद रखना। अब देखो दूसरा वाला बता रहा हूं, ये मान लो एनक्लोज सरफेस, यहां पर मैंने ले लिया डीए वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर एंटर कर रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा देखो भाई, थीटा ऑब्ट्यूज आ रहा है, थीटा ऑब्ट्यूज आ रहा है, जब मैं फ्लक्स कैलकुलेट करने जाऊंगा ई डीए कॉस थीटा, थीटा ऑब्ट्यूज यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा कैसा होता है? नेगेटिव, तो फ्लक्स आएगा नेगेटिव। फिर से बेचारा B1 से क्लास में एंटर हुआ तो फ्लक्स कैसा आ गया? नेगेटिव। सिंपल याद रखने का तरीका है, जब फ्लक्स बाहर निकलेगा, जब तुम क्लास से बाहर निकलते हो तो खुशी खुशी निकलते हो, ऐसे ही फ्लक्स खुशी खुशी बाहर निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड खुशी खुशी बाहर निकलता है, फ्लक्स पॉजिटिव आता है। दुखी होके बेचारे एंटर करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दुखी होके एंटर करता है तो फ्लक्स नेगेटिव आता है। ठीक, चलो भाई, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पहले क्वेश्चन देख लो आप लोग अच्छी तरीके से, देख लिया? चलो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वैल्यू गिवन है, ए आई कैप प्लस बी जी कैप इंटरसेक्ट अ सरफेस ऑफ एरिया ए, ये किसी सरफेस एरिया ए को इंटरसेक्ट करता है। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस एरिया? फ्लक्स हमको बताना है। इफ द सरफेस एरिया लाइज इन, तीन पार्ट है, एक्स वाई में हो अगर सरफेस एरिया, या एक्स जेड में हो या वाई जेड। ठीक है, तो पहले मैं बना देता हूं, पहला वाला केस सॉल्व करता हूं। देखो इसको ध्यान से देखना, तो सारे लोग कोऑर्डिनेट अच्छे से समझते होंगे भाई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। पहला जो है वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो अगर एक्स वाई प्लेन में हमारा लाई करेगा तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, ये हो गया हमारा एक्स वाई प्लेन। ठीक है भाई, एक्स वाई प्लेन हो गया। तो अगर ये एक्स वाई प्लेन हो गया तो खुद ही समझो ये प्लेन आपको दिख रहा है, बोर्ड का प्लेन एक्स वाई प्लेन, तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर यानी जेड एक्सिस में, आपकी तरफ जेड एक्सिस में, तो मैं इसका एरिया वेक्टर क्या लिखूंगा? क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूं, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है एरिया एक्स वाई प्लेन में है, मैं तीनों यही सॉल्व कर दूंगा, पहला ए, फिर बी इधर कर देंगे और सी इधर कर लेते हैं। पहला जो है एक्स वाई प्लेन में है तो एरिया जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर विल बी कितना? एरिया तो दे रखा है ए,
हमें डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन किधर है, के कैप, इसके परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दे ही रखा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप। अभी आपने फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा है ई डॉट ए, तो कौन सा कंसेप्ट लगा दोगे भाई, डॉट प्रोडक्ट का। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई को आई से, जे को जे से, के को के से। कोई है ही नहीं आई में, जीरो, बी में भी कोई नहीं है, जीरो, के में भी इधर कोई नहीं है, तो जीरो। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा आपका, जीरो। डॉट प्रोडक्ट याद होगा ना। सेकंड वाले पार्ट पे, सेकंड वाले में जो एरिया है वो हमारा एक्सजेड प्लेन में है। ध्यान से देखो, एक्सजेड प्लेन, तो जैसे मैं इसको हटा रहा हूं, एक्सजेड प्लेन, एक्सजेड प्लेन किधर होगा, तो भाई ये हो जाएगा हमारा एक्सजेड प्लेन, एक्सजेड प्लेन, ये एक्स ये जेड, ऐसे ये हमारा एक्सजेड प्लेन हो जाएगा ना ये। तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर यानी कि वाई एक्सिस में हो जाएगा, एक्सजेड प्लेन में, तो एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं, ए जे कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड तो मुझको पता ही है, तो फ्लक्स इज ई डॉट ए, आई को आई से, जे को जे से, के को के से। आई के लिए कोई नहीं है, जे के लिए है, तो ए इंटू बी, के लिए तो कोई नहीं है, तो ये आ गया आपका फ्लक्स निकल गया। फ्लक्स इज ए इंटू बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये वैल्यू आ गई हमारी ए इंटू बी। थर्ड वाला भाई किसमें है, देखो ध्यान से, वाई जेड प्लेन। तो देखो भाई ये रहा हमारा वाई और ये रहा हमारा जेड, ये वाई जेड प्लेन हो गया, तो इसके परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, एक्स एक्सिस। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस हो जाएगी। तो हमारा प्लेन है वाई जेड प्लेन, तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर इज ए इंटू आई कैप, हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड भाई सबको पता है, ए आई प्लस बी जे, तो फ्लक्स इज ई डॉट ए, आई को आई से, जे को जे से, के को के से, आई आई हो गया, ए इंटू ए हो गया, जे के लिए कोई नहीं है, के लिए कोई नहीं है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो पहले वाले का जीरो आया, दूसरे का ए बी, तीसरे का ए इंटू बी। चलो भाई ये क्वेश्चन देखो, कंसिडर अ सिलिंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर, ये सिलेंडर दे रखा है, रेडियस आर, लेंथ एल, ये मैं डिनोट कर दे रहा हूँ। रेडियस जो है वो इसकी आर है, ये रेडियस वही होगी इसकी आर, और लेंथ जो हो गई वो इसकी एल होगी। ठीक है, इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म है। ठीक है, वैसे बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है, तो आप चाहो तो बना सकते हो, वो मैं बना दे रहा हूं। चलो ये फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइंस, ये फील्ड लाइंस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म। ठीक है, कंप्यूट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इफ द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। एक्सिस जो है सिलेंडर की, ये एक्सिस होती है, ये सेंटर वाली, ये तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही है। तो सिंपल है, एक सिलेंडर है वो रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन राइट साइड में जा रही है, आपको फ्लक्स बताना है। अब थोड़ा हमें समझना पड़ेगा, ये जो सिलेंडर है उसके कितने सरफेस है। एक ग्लास मान लो, ऐसे सिंपल सिलेंडर मान लो भाई, पहला सरफेस ये रहा, ये वाला सर्कल दिख रहा है आपको, ये दूसरा सरफेस कर्व्ड सरफेस, तीसरा सरफेस ये, जैसे ये भी सिलेंडर एरिया है ना, पहला सरफेस ये रहा, दूसरा सरफेस ये रहा कर्व्ड सरफेस, तीसरा सरफेस ये पीछे वाला, तो वही हो गया। तो सरफेस नंबर 1, 2 और 3, तो मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है, उसके लिए मुझे एरिया वेक्टर बनाना पड़ेगा। सरफेस नंबर 1 पे छोटा सा ये लिया, एरिया वेक्टर इधर बन गया, इसको मैंने बोल दिया एरिया वेक्टर। यहां पे छोटा सा लिया, इसका एरिया वेक्टर, याद है सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर बनता है एरिया वेक्टर, इसका और बॉडी से अवे बनता है, याद रखना, बॉडी से दूर और सरफेस के परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर इसका पीछे। ठीक, चलो अब अगर मैं इसको निकालना चाहूं तो सरफेस नंबर 1 की बात कर रहा हूं कि सरफेस नंबर 1 से कितना आएगा, फ्लक्स थ्रू सरफेस 1, तो E डॉट ए, खुद ही बताओ E A। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, राइट साइड में, सबको दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इधर, ये भी इधर, एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, तो E A cos 0 डिग्री, तो फ्लक्स 1 इज E इंटू A। व्हाट इज एरिया, पाई आर स्क्वायर बोल सकता हूं।
ठीक है, ये फ्लक्स थ्रू सरफेस बना। अब ध्यान से देखो सरफेस नंबर 2 पर, सरफेस नंबर 2 का इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट साइड में है, यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर बार राइट साइड में है, ये रहा। तो यहां पे फ्लक्स कितना आएगा, सरफेस नंबर 2 की बात कर रहा हूं, ई डॉट ए, तो फ्लक्स विल बी ई ए कॉस, इधर इधर 90 परपेंडिकुलर, कॉस 90 0, यानी सरफेस 2 से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। वैसे भी देखो फील्ड लाइन सरफेस 2 के पैरेलल जा रही है, पास नहीं हो रही उससे। फ्लक्स 3 निकालते हैं, फ्लक्स थ्रू सरफेस 3 ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हर बार राइट साइड में ही तो है भाई, यूनिफॉर्म है, एरिया पीछे, तो ई आगे ए पीछे, तो कॉस 180, तो ई ए कॉस 180, ई ए -1, तो माइनस ई ए, तो 5/3 विल बी माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर। नेट फ्लक्स निकाल दूं, तीनों को जोड़ दो, ये ई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये 0 और माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर, तीनों को जोड़ोगे भाई प्लस ये माइनस तो 0 हो जाएगा, नेट फ्लक्स आ गया 0। अब देखो ये तो मैंने सॉल्व करके बताया, मैं डायरेक्ट उसका आंसर कर सकता था। देखो ध्यान से, सिलेंडर मान लेते हैं ये फील्ड लाइंस, 4 फील्ड लाइंस एंटर हुई, इस साइड से एंटर हुई। अभी बताया था जब आप क्लास में घुसते हो तो दुखी होते हो, तो जब फील्ड लाइंस एंटर होती हैं तो दुखी होती हैं, तो नेगेटिव फ्लक्स, आगे गई, 4 ही फील्ड लाइंस बाहर निकल गई तो पॉजिटिव फ्लक्स, +4 -4, नेट फ्लक्स कितना आना चाहिए 0। ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही है लेफ्ट से उतनी ही बाहर जा रही है राइट से, तो इस वजह से नेट फ्लक्स 0 आ रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हुआ तो फ्लक्स 0 नहीं आएगा, ठीक है, तो उस पर भी क्वेश्चन करेंगे। तो भाई देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छे से देख लो पहले, फिर मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो देख लिया होगा आपने, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन द गिवन फिगर आर Ex इतना है, ध्यान से पढ़ना, Ex जो है अल्फा x की पावर हाफ है, कॉमा Ey और Ez 0 है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस में है, ठीक। इन विच अल्फा कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू दे रखी है इतनी, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, ये क्यूब दे रखा है, ऑफ साइड ए, एक क्यूब यहां रखा हुआ है ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर, इसके थ्रू हमें फ्लक्स बताना है। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पिछली बार जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। कैसे, पहले देखो, सबसे पहले ध्यान से देखो इनको, y एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, z एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड y और z में नहीं है, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में है, तो x एक्सिस में है तो कैसे होगा, यानी सिर्फ x की तरफ, और x में भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, ध्यान से देखो x पे डिपेंडेंट है, यानी x की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, x की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, क्लियर। चलो अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में है केवल, तो थोड़ा मुझे सोच के बताओ, तो फील्ड लाइन x की तरफ जा रही होंगी, तो देखो ध्यान से समझना, इसको क्रॉस करेंगी इस सरफेस को, यानी यहां से एंटर करेंगी फील्ड लाइन, एंटर कर गई तो इस सरफेस से बाहर निकलेंगी फील्ड लाइन, तो इस सरफेस पे एंटर करेंगी और इससे बाहर निकलेंगी, ये निकल, यहां से तो एंटर कर रही है और यहां से बाहर निकल रही है, ठीक। क्या दोनों, अच्छा अगर यहां यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो मुझे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट बोल देता नेट फ्लक्स 0 है, लेकिन यहां यूनिफॉर्म नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू अलग है, यहाँ x की वैल्यू अलग है, तो दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, तो आपको फ्लक्स अलग अलग मिलेगा। पहले मैं निकाल देता हूं यहां पर x की वैल्यू कितनी है, x कितना है यहां पर भाई a, कितना है x a, देखो आप ओरिजिन से a डिस्टेंस पर हो, x a है, तो E1 कितना हो गया यहां पर, Ex देखो उधर लिखा हुआ है अल्फा x की पावर हाफ, इसको मैं अल्फा रूट x लिख दूं, ये लिख दिया, तो यहां x की वैल्यू a है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया अल्फा रूट x की वैल्यू a, ठीक। अब मैं यहां फ्लक्स निकाल दूं, ये मैंने x इक्वल टू a, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखी, अब मैं फ्लक्स ऊपर निकाल लूं, फ्लक्स बताओ। अच्छा मुझे ये पता है कि फील्ड लाइन एंटर कर रही है तो फ्लक्स नेगेटिव आएगा,
या आप cos 180 से ले लो, या मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं फील्ड लाइन एंटर कर रही है तो फ्लक्स नेगेटिव आएगा, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये रहा अल्फा रूट ए, एरिया कितना होगा इस साइड का, ए स्क्वायर, ये आ गया। तो ये क्या आ गया हमारा फ्लक्स नंबर 1, ये आ गया हमारा। ठीक है भाई, अब इस जगह जो थोड़ा सा और चाहूं तो मैं सॉल्व कर सकता हूं इसको। फ्लक्स 1 विल बी माइनस अल्फा, ये कितना लिखा हुआ है रूट ए मतलब ए की पावर हाफ और ए स्क्वायर, तो 2 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 2 प्लस हाफ विल बी 5/2, तो माइनस अल्फा ए की पावर 5/2, ये आ गया फ्लक्स नंबर 1 मेरा, इसको याद रखना। यानी इस वाले सरफेस पे मेरा फ्लक्स आ गया माइनस अल्फा ए की पावर 5/2। अब इधर आ जाओ इस वाले सरफेस पे जहां से फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, तो पहले तो यहां मुझे एक्स की वैल्यू बताओ, ए और ए, तो एक्स कितना आ गया 2a, आ गया x 2a, तो E2 बताओ भाई, यहां पर अल्फा इंटू रूट एक्स होता है, तो अल्फा इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2a। अब मैं यहां फ्लक्स निकाल दूं, देखो अब मैं यहां का फ्लक्स लिख रहा हूं फाई 2 प्लस लिखूंगा क्योंकि यहां फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया कितना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये रहा अल्फा रूट 2a, एरिया कितना है ए स्क्वायर, तो फाई 2 कितना आ गया अल्फा, रूट 2 को आगे ले लू मैं, रूट 2 अल्फा, देखो ए की पावर हाफ और ए स्क्वायर, तो ए की पावर कितना आ जाएगा 5/2। अब फिर से सिंपल समझ लो, यहां फ्लक्स माइनस है इस सरफेस पे क्योंकि फील्ड लाइन एंटर हो रही है, यहां फील्ड लाइन बाहर निकल रही है तो फ्लक्स पॉजिटिव है। नेक्स्ट फ्लक्स निकाल देता हूं, फाई 1 तो माइनस है, तो माइनस अल्फा ए की पावर 5/2, और ये रूट 2 अल्फा ए की पावर 5/2। अब भाई इसकी वैल्यू डालो, अल्फा ए की पावर 5/2 और आंसर आ जाएगा रूट 2 माइनस 1। चाहो तो फाई की वैल्यू डाल दो, फाई की वैल्यू आपको गिवन है 800। ए की वैल्यू वैसे एनसीईआरटी में जो है उसमें गिवन है, तो आप ए की भी वैल्यू डाल सकते हो, मैं अभी सिर्फ एक्सप्रेशन के फॉर्म में निकाल दे रहा हूं। तो ये आ गया हमारा फ्लक्स, ठीक है। एनसीईआरटी में जो इक्वेशन है उसमें इसका एक को पार्ट और है, इसके अंदर का चार्ज निकालना है, वो हम तब निकालेंगे जब हम गॉस लॉ पढ़ लेंगे, ठीक। तो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r, कटोरा होता है, हेमिस्फीयर दे रखा है ऑफ रेडियस r, इफ इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। सिंपल है, ऐसा हेमिस्फीयर रखा हुआ है, यहां से फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो हमें फ्लक्स बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सिर्फ मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं, उसको कराने के लिए किया है मैंने इसको, कि हमें एक वर्ड आता है प्रोजेक्टेड एरिया, तो वो देखना है। ध्यान से देखो, जब मैं इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करूंगा, जैसे अगर मान लो जैसे ये है मेरा, यहां से फील्ड लाइन एंटर कर रही है, तो ये जो एरिया है यही एरिया तो काउंट हो रहा है, इसके पीछे के एरिया को कोई फायदा मिल रहा है इसको? भाई अगर इसका मुंह छोटा होगा तो कम फील्ड लाइन एंटर करेंगी, ठीक है, चाहे पीछे जो भी कुछ फिगर हो आपका, ठीक है। तो यानी कि ये जो है, अगर मैं इसका प्रोजेक्शन लूंगा, लाइट मारूंगा यहां से, तो यहां पर प्रोजेक्टेड एरिया क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा ना, तो सिंपल। तो यानी जब मैं इसका कन्वर्ट करूंगा तो ये इस तरीके से बन जाएगा प्रोजेक्टेड एरिया, तो ये जो चीज है वो एक प्रोजेक्टेड एरिया में कन्वर्ट हो जाएगी इधर से। तो फील्ड लाइन इसी को तो क्रॉस कर रही होगी भाई, हो गया सॉल्व। इसका एरिया हमें पता ही है, एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। इस हेमिस्फीयर का प्रोजेक्टेड एरिया एक डिस्क बनेगी और डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो फ्लक्स कितना आ गया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही है, एरिया वेक्टर उधर ही है, E इंटू ए इंटू कॉस 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर, एरिया भी उधर, तो फ्लक्स इज E इंटू ए, दैट इज E इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, A non-uniform electric field is given by the expression this, ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपको, ये इसको याद रखना, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। Where A, B and C are constant, determine the electric flux through a rectangular surface in the xy plane। एक कोई सरफेस है रेक्टेंगुलर xy प्लेन में है, extending from
जो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू w तक जा रहा है और y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू h तक जा रहा है। ठीक है, ये तो फिगर हमें खुद बनाना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। देखो मतलब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आप फिगर और ये एक्सप्रेशन डाल दोगे, एकदम छोटा सा आंसर है, बट वही फिगर का कंसेप्ट है। जैसे मैं ये मान लूं, अब जो है प्लेन जो एक्स वाई प्लेन में है, तो मैं इसको एक्स मान लेता हूं, इसको मैं जेड मान लूं और इसको मैं वाई मान लेता हूं। ठीक है, ये मैंने वाई मान लिया। हमारे ऊपर होता है एक्स वाई को हम क्या क्या ले रहे हैं। अब जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन में है, एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू डब्ल्यू तक, तो मैं इसको ऐसे बना दूं, ये मेरा प्लेन बन गया, ये बन गया मेरा प्लेन। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेन है, ये मैंने बना दिया। y की वैल्यू 0 से लेके कहां तक आ रही है, h तक। x की वैल्यू 0 से लेके कहां तक जा रही है, w तक। ठीक है, ये सबको समझ आ गया होगा कि ये प्लेन बन गया मेरा, ये बन गया प्लेन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ए वाई आई कैप, बी जेड जे कैप, सी एक्स के कैप। इंटरेस्टिंग, देखो तो एरिया, पहले ये जो हमारा प्लेन बना है इसका एरिया वेक्टर बताओ। अगर प्लेन एक्स वाई प्लेन में है तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ना, तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा भाई। तो मैं उसको क्या लिखूं, ए, जो भी लिखना है मुझको, और इनटू के कैप, ये लिखना है, एरिया वेक्टर के कैप में। तो मुझे इतना समझ आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है ए वाई आई कैप प्लस बी जेड जे कैप प्लस सी एक्स के कैप, और एरिया वेक्टर जो है वो मुझे अभी पता नहीं है वैल्यू क्या है एरिया वेक्टर की, लेकिन वो है किधर, के कैप की तरफ। तो जब मैं फ्लक्स निकालूंगा, अच्छा एरिया वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरिएबल है, देखो वाई जेड और एक्स पर डिपेंडेंट है, लेकिन जब मैं फ्लक्स निकालूंगा तो ध्यान से देखो, अभी मैं छोटा सा फ्लक्स निकाल रहा हूं डी फाई, तो ई डॉट एरिया करूंगा मैं, तो आई का आई से डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ई डॉट ए, मतलब जैसे फ्लक्स निकाल रहा हूं, तो जब मैं फ्लक्स निकालूंगा तो ई डॉट ए मतलब आई का आई से, जे का जे से, के का के से। आई में कोई नहीं है, जे में कोई नहीं है, के में है, तो यह आ जाएगा सी एक्स इंटू एरिया। बस ये एरिया मुझे अभी पता नहीं है कि कितना आएगा, बट मुझे ये पता चल गया कि फ्लक्स इतना आएगा, सी एक्स इंटू एरिया। ठीक है, ये मुझे पता चल गया, ये सिर्फ मैंने पता करने के लिए किया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल वाले कंसेप्ट में हम फ्लक्स का वही लगेंगे, हम डी फाई निकालेंगे, डी फाई इक्वल्स ई इंटू डी ए। इसको मैं हटा दे रहा हूं, बस मुझे ये समझना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट लेना है के कैप, और एरिया वेक्टर ये इसका इससे मल्टीप्लाई होगा। अब मैं एरिया पे चलता हूं कि एरिया कैसे पता चलेगा। देखो ये रेक्टेंगल, एरिया वेरिएबल है, सॉरी एरिया तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, तो यहां अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां अलग होगा, यहां अलग होगा, यहां अलग होगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां से x डिस्टेंस पे जाता हूं, x डिस्टेंस, और छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं dx, ऐसे आएगा एलिमेंट, रेक्टेंगल का छोटा सा टुकड़ा ऐसे आ जाएगा, x डिस्टेंस पे dx एलिमेंट, हाइट कितनी आ जाएगी उसकी h, इसका छोटा सा एरिया बता सकते हो, ये रहा एरिया, ये रहा लेंथ, सॉरी लेंथ h, ब्रेथ dx, तो dA जो आएगा छोटा सा एरिया वो आ जाएगा h इंटू dx, ये मेन पार्ट था निकालना। ठीक है, तो यहां पर मैं एरिया को जो भी लिखूंगा, अभी मैंने एरिया लिख के छोड़ दिया है। ठीक, तो ये मैंने एक छोटा सा एरिया वेक्टर निकाल लिया। तो फ्लक्स बताओ डी फाई कितना आएगा, ई डॉट डी ए। अब एरिया वेक्टर को मैं क्या लिखूं, मैं यहां डी ए लिख दूं, ये मैं हटा रहा हूं यहां से, ये तो समझने के लिए हमने लिखा था। तो डी ए कितना आएगा, एच डी एक्स और के आ जाएगा, तो भाई ये आ गया, आई का आई से, जे का जे से, के का के से, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, इसका इससे, एच सी एक्स डी एक्स। मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए, तो टोटल फ्लक्स के लिए इसको इंटीग्रेट कर दूं, एच सी एक्स डी एक्स लगा दिया। लिमिट x कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से w तक, 0 से w, तो एच सी एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके w, तो ये कितना आ गया आपका भाई, w स्क्वायर, हाफ
एच सी ओमेगा स्क्वायर, दिस इज टोटल फ्लक्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमें डॉट प्रोडक्ट का भी यूज हो रहा है और फिर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का भी। चलो भाई, तो ये क्वेश्चन देखो, a very long uniformly charged wire, very long uniformly charged wire, ये वायर दे रखा है आपको, along the axis of a circle of radius r, ये सर्कल दे रखा है, इसका रेडियस दे रखा है r, rest on its center with one of the end, वायर का एक हिस्सा इसके सेंटर पर है। ठीक, the linear charge density of the wire is lambda, ये जो वायर है इसकी linear charge density lambda है। evaluate the flux of vector E, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड along the circle, तो ये जो वायर है इससे फील्ड लाइन निकलेंगी, तो इसकी कितनी फील्ड लाइन इस सर्कल से पास करेंगी हमें ये बताना। ठीक, अब सिंपल समझ लो, ये वायर है और इधर इंफिनिटी तक जा रहा है, डॉटेड डॉटेड मतलब इंफिनिटी तक जा रहा है, यानी सेमी इनफाइनाइट है, यहां पर खत्म हो रहा है लेकिन इधर इंफिनिटी तक जा रहा है। इसके चारों तरफ एक सर्कल है, तो इस वायर की कितनी फील्ड लाइन इसको क्रॉस करके जाएंगी ये हमको बताना है। ठीक है, तो ध्यान से समझना इसको। इसके लिए पहले आपको इस वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड बताना पड़ेगा। अब वो कैसे बताएंगे, थोड़ा ध्यान से समझो। मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, पहले मैं वो बता दे रहा हूं। ये मैंने एक वायर लिया था पॉजिटिव वाला, ये ऐसा, जैसे अगर मैं चाहूं तो उसको वाई एक्सिस में ही बना दूं आपके लिए। देखो, ये मैंने एक वायर लिया था, आप पीछे जाके चेक कर ले, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव किया था। अब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, एक इधर की तरफ आया था, एक इधर की तरफ आया था। इसको मैं बोल सकता हूं E1 के लैम्डा बाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2, और ये आया था हमारा के लैम्डा बाई आर कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये आया था हमारा। अब ये θ1 θ2 क्या थे, ये वायर के एंगल थे। ठीक है भाई, ये याद होगा, यहां से एंगल बनता था θ1 और यहां से एंगल बनता था θ2। इस बार जो वायर है वो हमारा सेमी इनफाइनाइट है। अगर मैं इसमें डाल के दिखाऊं तो ये मेरा जो वायर है यहां से खत्म हो रहा है, यहां से शुरू कर रहा है सॉरी, और इधर जा रहा है, तो खुद ही बताओ यहां पर ही शुरू हो रहा है, तो θ1 कितना हो गया 0 डिग्री, और यहां पर चलता चला जा रहा है, 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 तो θ2 कितना हो गया 90 डिग्री। इसकी वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे, एक E1 ऊपर की तरफ और एक E2 इधर की तरफ। ये इधर बन जाएगा, E1 कितना आएगा के लैम्डा बाई आर साइन θ1 यानी 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, तो आंसर कितना आ जाएगा के लैम्डा बाई आर। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा के लैम्डा बाई। E2 देखो, के लैम्डा बाई आर कॉस θ1 कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री, 0 हो गया, कॉस 90 0 होता है, कॉस 0 1 हो गया, तो ये भी कितना निकल के आ गया के लैम्डा बाई आर। तो एक सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया वो वायर के परपेंडिकुलर के लैम्डा बाई आर और वायर के पैरेलल के लैम्डा बाई आर। ठीक है, तो ये आ गया। अब मैं इस रिजल्ट को यहां पे अप्लाई करूंगा, याद रखना E1 आया के लैम्डा बाई आर और E2 भी आया के लैम्डा बाई आर। अब मैं इसको अप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो इस सबको इरेज कर दे रहा हूं मैं। देखो इसको, ये मैंने कर दिया। अब यहां पर मैं क्या कर, अच्छा अब ये जो रिंग है इसका एरिया जो है वो भी वेरिएबल है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। अब आपको मैंने क्या किया, इस आर को अभी मैं हटा रहा हूं, मैं यहां से y डिस्टेंस पे गया और यहां पर एक रिंग का छोटा सा एलिमेंट ले लिया, एक छोटा सा ये ले लिया dy, y डिस्टेंस पे जाके मैंने एक dy ले लिया। ठीक है, अभी मैंने दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं, दोनों का डायरेक्शन मैंने बताया था, एक इधर निकल के आया E1 और एक हमारा सॉरी एक हमारा ऊपर की तरफ निकल के आया था ये, और एक हमारा, हमने उसमें डायरेक्शन इधर डिनोट कर दिया था, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं है, डायरेक्शन जो है क्योंकि सिंस वो इधर की तरफ था तो जो E1 मेरा इधर की तरफ था उसका डायरेक्शन मुझे उधर बनाना चाहिए था, वो उधर बनेगा, तो E1 को मैं इधर लिख दे रहा हूं। ठीक है, अभी मैं बता दे रहा हूं जो मैंने अभी बनाया था, ये इधर था, ये देखो इसका E1 इधर बनेगा के लैम्डा बाई आर,
और E2 जो मैंने बनाया था वो गलती से इधर बना दिया था, वो इधर बनेगा, E2 विल बी k लैम्डा बाई r, ठीक है, उधर की तरफ जाएगा, क्योंकि भाई इधर जो चार्ज है ना तो फील्ड उधर की तरफ जाएगा, अवे फ्रॉम दी चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव, ठीक है, तो मैंने इसको बना दिया। अब अगर उस लॉजिक को मैं यहां पे लगाऊं तो E1 जो है वो इतना आ गया, देखो अब इसको, ये मैंने बना दिया E1, E2 किधर आया, इधर, कितना, k लैम्डा बाई r, और E1 k लैम्डा बाई r। लेकिन एक चीज ध्यान से देखो, ये जो रिंग है इसको क्रॉस कौन कर रहा है, E1 इसको क्रॉस नहीं कर रहा है, E1 इसके पैरेलल जा रहा है, E2 इसको क्रॉस कर रहा है, तो फ्लक्स कौन जनरेट करेगा, E2, E1 जनरेट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि E1 इसके पैरेलल जा रहा है, E1 का फ्लक्स 0 हो गया, तो हमें जो फ्लक्स निकालना है वो E2 की वजह से निकालना है। अच्छा, ये जो रेड कलर की मैंने रिंग बनाई है, अगर मैं इसको सीधा कर दूं, अब तक तो समझ गए होगे, इसको अगर मैं सीधा कर दूं ऐसे हो जाएगी, ये इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई वाई, और इसकी थिकनेस कितनी है dy। तो अब ये मुझे पता चल गया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये जनरेट नहीं करेगा, ये करेगा, तो अब मैं डी फाई निकाल देता हूं, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और इधर ही इस रिंग का एरिया वेक्टर आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, एरिया को मैं क्या ले लूं, डी ए ले लूं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखूं, के लैम्डा बाई आर, डी ए कितना, ये भाई रिंग का एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है ना इसका एरिया कितना 2 पाई वाई इंटू, अच्छा एक सॉरी मिस्टेक और कर दी मैंने, वो के लैम्डा बाई आर जो हमारा आया था ना, वो के लैम्डा बाई आर जो था वो डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर था, ये जो डिस्टेंस था वो स्मॉल आर था, मैंने वो क्योंकि आर हमारा इसमें भी यूज हो रहा है, तो यहां पे ये आया था के लैम्डा बाई आर, और ये भी आया था हमारा के लैम्डा बाई आर, तो ये जो आर होता था वो डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर होता था, याद रखना डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर, तो यहां से डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर कितना है y, कितना है y, तो यहाँ पे आएगा के लैम्डा अपॉन y, यहाँ पर भी कितना आएगा के लैम्डा अपॉन y, ठीक है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, ये हमारा हट जाएगा यहां से, तो के लैम्डा अपॉन क्या लिख दूं y, ठीक है, 2 पाई इंटू ये आ गया 2 पाई y dy। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो भाई ये सॉल्व हो जाएगा हमारा, फाई विल बी, इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, इंटीग्रेट इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट होके फाई बता देगा आपको, y से y कैंसिल आउट हो गया, k की वैल्यू डाल देता हूं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 पाई इंटीग्रेशन dy, पाई से पाई गया 2 बच गया आपका, तो फाई कम्स आउट टू बी, अच्छा इंटीग्रेशन dy कितना आ जाएगा, ये रहा y आपका, इसका रेडियस कितना है कैपिटल R, तो y मैक्सिमम 0 से लेके लिमिट कहां से कहां तक जाएगी 0 से लेके R, तो dy का इंटीग्रेशन कितना आएगा y, तो 2 अपॉन 2 टू द 4, तो कितना है 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन dy का y आ गया लिमिट 0 से R, तो फ्लक्स इक्वल्स R बाई 2, और कुछ बचा हमारा, कुछ भी नहीं बचा, R अपॉन 2, ठीक है, लैम्डा और बच गया भाई, हमारा लैम्डा रह गया था ना, वही मैं ढूंढ रहा था, नहीं कुछ ना कुछ तो रह गया भाई, लैम्डा, तो ये आ गया आपका फाई निकल के लैम्डा R अपॉन 2, ठीक है। चलो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, in a figure a cone lies in a uniform electric field E, determine the electric flux entering the core, एक वर्ड पे ध्यान देना, उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है, टोटल फ्लक्स नहीं पूछा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो नेट फ्लक्स 0 आ जाएगा, उन्होंने ये नहीं पूछा, उन्होंने पूछा सिर्फ कितना एंटर कर रहा है। तो बेसिकली हम प्रोजेक्टेड एरिया से करते हैं, जैसे आपको कोई कोन दिख रहा है, तो कोन पे जब आप प्रोजेक्शन मानोगे तो प्रोजेक्शन कैसा बनेगा, उसका एक ट्रायंगल बन जाएगा, तो जब मैं इसका प्रोजेक्टेड एरिया निकालूंगा तो कोन का प्रोजेक्टेड एरिया तो ट्रायंगल बन जाएगा भाई, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, हाइट कितनी हो जाएगी उस ट्रायंगल की h, ये रेडियस कितनी r, और इधर की भी रेडियस कितनी r, तो वही ट्रायंगल बन गया, तो फ्लक्स कितना हो गया हमारा, अच्छा फ्लक्स एंटरिंग निकाला है, फ्लक्स एंटर करता है, क्लास में घुसते हो घुसते हो नेगेटिव हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, तो फ्लक्स इक्वल्स माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड E, एरिया कितना हो जाएगा इसका
ट्राइंगल बन गया हाफ इंटू बेस यानी 2r इंटू हाइट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है, माइनस E इंटू आर इंटू एच, इतना ही फ्लक्स एग्जिट करेगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ एंटरिंग फ्लक्स पूछा। ठीक है, तो फ्लक्स के लिए टॉपिक में आज इतना ही है, नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे गॉस लॉ।